हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं गजब होंगे, मस्त होंगे, बहुत हैप्पी होंगे। तो चलिए दोस्तों, गजब क्वेश्चन, बहुत ही सुपर डुपर बेस्ट क्वेश्चन है आज आपके लिए जो लेकर के आए हैं। ठीक है देखिए, हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आप हमारी बात को क्यों मानते हो, ठीक है, खुद ही पता चल जाएगी। आप 12th क्लास में हो और लास्ट टाइम चल रहा है आपका, है ना। और जो 12th क्लास में पीसीएम का बच्चा होता है वो खुद ही पहचान लेता है कि क्वेश्चन वास्तव में ही बेहतरीन है नहीं। ठीक है, तो हमारी बात पर बिलीव चाहे मत करो, हम ये नहीं कह रहे हैं। आप क्वेश्चन देखो और फिर खुद ही तय करो कि क्वेश्चन वास्तव में ही बेहतरीन है या नहीं है। ठीक है, ओके। वैसे बेहतरीन क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पुट अप होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, आते हैं अपने क्वेश्चन पर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट joining the points A and B and is perpendicular to the lines इतना एंड इतना। ठीक है सुनिए, क्वेश्चन पढ़ लिया है आपने, अब इसे समझिए पूछा क्या है। क्वेश्चन में ये कहा है कि एक लाइन सेगमेंट है। कौन सा लाइन सेगमेंट है? ए बी। ए ये रहा, बी ये रहा। इन दोनों पॉइंटों को जब मिला देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। ठीक है, और उस लाइन का इक्वेशन बताना है जो इस लाइन सेगमेंट को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? बाइसेक्ट, है ना। और इन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करता है और इन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर है। अब देखो सुनो, इसका फिगर कुछ बताते हैं, कुछ इस तरह से समझिए आप सिस्टम इसका देख लीजिए। इसका सॉल्यूशन बड़ा ही प्यारा सा है ना। देखो, ये आपका ए है, ठीक है, यहां मान लेते हैं, यहां पर ये आपका ए है और ये आपका बी है, और ये दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया है ऐसे। ठीक है, तो अब ये ए बी क्या है? लाइन सेगमेंट है। क्या है? लाइन सेगमेंट, है ना। अब एक लाइन है, एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है ऐसे, ये लाइन है। ठीक है, इसका इक्वेशन हमें बताना है। ठीक है, ये जो लाइन है, इस लाइन ने इस लाइन सेगमेंट को क्या कर दिया है? बाइसेक्ट कर दिया है। बाइसेक्ट आप जानते हो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है, ये इस ए बी का मिड पॉइंट होगा। क्या होगा? मिड पॉइंट। ठीक है, अच्छा अब देखो, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है? ए के कोऑर्डिनेट है 2,3,4 और बी के कोऑर्डिनेट क्या है? 4,5,8। ठीक है, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालिए आप। मिड पॉइंट का फॉर्मूला तो जानते ही होंगे, है ना। x1 प्लस x2 अपॉन 2। इसको क्या मान लेते हैं हम? इसको मान लेते हैं p। क्या मान लेते हैं इसे? p मान लेते हैं। ये यहां पर इसको मान लेते हैं p। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? ठीक है, 4 और 2 6, और 6 में, ठीक है, क्योंकि x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो 4 और 2 6, 6 का हाफ क्या होता है? 3 होता है। क्या होता है? 3, कोमा 3 और 5 8, 8 का हाफ 4, ठीक है, 4 और 8 12, 12 का हाफ 6, है ना। इसका मतलब ये जो p है, इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए हैं? 3 4 6। ओके कोई दिक्कत यहां तक, है ना। ये मिड पॉइंट आ गया है। अब हमें ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये लाइन, इस लाइन का इक्वेशन बताना है। अब आप सभी जानते होंगे कि अगर कोई लाइन एक पॉइंट से पास थ्रू हो रही है तो उसका इक्वेशन क्या होता है? x माइनस x1 अपॉन ए बराबर y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी। ठीक है, मतलब पॉइंट चाहिए हमें और डायरेक्शन रेशो चाहिए। ठीक है, तो हमें पॉइंट तो मिल चुके हैं, बट हमारे पास डायरेक्शन रेशो नहीं है। ठीक है, हमारे पास डायरेक्शन रेशो नहीं है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, उसके लिए हम एक काम करते हैं। देखो, है ना, ये पॉइंट मिल चुके हैं हमें, है ना। इस लाइन को आप कुछ भी नाम दे दीजिए, इस लाइन को आप कुछ भी नाम दे दीजिए। मान लिया ये लाइन आपकी पी, ये पी जो भी है ऐसे चल रही है। ठीक है, ये लाइन पी, तो ये मान रखा, पी तो हमने यही मान रखा है। चलो कोई नहीं, इसे आप मान लीजिए, है ना, एम मान लीजिए। यहां पर क्या मान लीजिए? एम।
तो हमें इस लाइन का इक्वेशन बताना है एमपी। ये जो लाइन है ये ए बी को बाइसेक्ट कर रही थी, तो ये पी इसका मिड पॉइंट हुआ, हमने ये निकाल लिए हैं, ठीक है। और यही वाली लाइन, ठीक है, किस किस लाइन के परपेंडिकुलर है, उसके और इसके, इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है, इन दोनों के परपेंडिकुलर है। मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये वाली लाइन ये रही आपकी यहां पर है ऐसे, ठीक है, मान लेते हैं, है ना, ऐसे, ये आपकी ये वाली लाइन है ये, ओके। ऐसे समझना बिल्कुल ध्यान से, है ना, ऐसे ये आपकी कौन सी लाइन है, ये वाली। एक लाइन और मान लेते हैं ये ऐसे, ये आपकी कौन सी लाइन है, दूसरी वाली। ये आपकी फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन, और ये आपकी सेकंड लाइन है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है यहां पर, डिफरेंस क्या है ना, ये जो लाइन है हमारी ये, है ना, ये इसको बाइसेक्ट कर रही थी, लेकिन इन दोनों के परपेंडिकुलर थी। इसका मतलब यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल होगा, है ना, और यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल होगा। कोई दिक्कत यहां तक बताइए, क्लियर है ना। मतलब ये वाली जो लाइन है जिसका इक्वेशन हमें बताना है, वो लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही थी, इस लाइन सेगमेंट को, और ये दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमने इसके ये निकाल लिए हैं पॉइंट, है ना। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर है ना। अब एक बात बताइए, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशो के प्रोडक्ट का जो सम होता है वो क्या होता है, जल्दी से बताइए फटाफट। 0 होता है ना, बस ठीक है। इस फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशो, ठीक है, फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशो, फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशो, इसके क्या डायरेक्शन रेशो क्या आ गए हैं, फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशो 3 -16 और 7, ठीक है। दूसरी वाली जो लाइन है इसके डायरेक्शन रेशो क्या आ जाएंगे, इसके 3 8 -5, 3 8 -5। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है, ठीक है। अच्छा, हमें इस वाली लाइन का इक्वेशन बताना है। हमें पता है ये वाली जो लाइन है किससे पास थ्रू है, पी से, और पी के कोऑर्डिनेट क्या है, 3 4 6, ठीक है। इस लाइन से पास थ्रू है ये, है ना। अच्छा, लेकिन इसके डायरेक्शन रेशो नहीं पता है, कोई बात नहीं, वो भी पता चलेंगे, ठीक है। हिम्मत नहीं हारनी है। देखो मान लेते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये जो है इसे कुछ भी नाम दे दीजिए आप, है ना। इसको m मान लीजिए और यहां पर क्या मान लीजिए, यहां पर मान लेते हैं n, है ना, यहां पर ऐसे, है ना। इक्वेशन ऑफ द लाइन mn, क्या नाम दे दिया है हमने इस लाइन को, mn। इक्वेशन ऑफ द लाइन mn क्या होगा बताइए जल्दी से, x माइनस x1 क्या होगा, 3 अपॉन a। समझना हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से, है ना। ये x1 y1 z1 ये पॉइंट है, इसी से पास थ्रू है ये लाइन, ठीक है। और डायरेक्शन रेशो क्या मान लिए हैं, a b c। तो x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। कोई दिक्कत, ये लाइन है हमारी जो हमें बतानी है, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन बताना है। अब इसमें बचा ही क्या है, बस डायरेक्शन रेशो अगर हमें मिल जाते हैं तो यहां पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये कैसे निकालें, अब देखते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, और ये आपकी वो लाइन है जो हमें निकालनी है, ठीक है। इसको मान लेते हैं थर्ड लाइन। कौन सी लाइन है ये, थर्ड लाइन। कोई दिक्कत, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन और ये थर्ड लाइन, है ना।
अब क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो लाइन है ये इसके भी परपेंडिकुलर है और ये लाइन इसके भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो 1 बाय 1 लेते हैं। पहले हम इस लाइन को इसके परपेंडिकुलर लेते हैं, है ना। क्या, देखना ध्यान से। बिकॉज लाइन थर्ड परपेंडिकुलर टू, है ना, लाइन फर्स्ट, ठीक है। थर्ड लाइन जो है फर्स्ट के परपेंडिकुलर है। जब थर्ड लाइन फर्स्ट के परपेंडिकुलर है तो इन दोनों के डायरेक्शन रेशो के प्रोडक्ट का जो सम होगा वो 0 होगा। इसके डायरेक्शन रेशो क्या है, ए बी सी, और इसके डायरेक्शन रेशो क्या है, 3 - 16 7। करिए जल्दी से, तो क्या हो जाएगा, 3a, है ना, -16b प्लस 3a - 16b प्लस 7c इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत? ये हो गई है इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इसी तरह जो लाइन थर्ड है वो किसके परपेंडिकुलर है, लाइन सेकंड के। इसी तरह लाइन थर्ड किसके परपेंडिकुलर है, लाइन सेकंड के, है ना। सेकंड लाइन कौन सी है, ये वाली। तो यहां भी यही सिस्टम होगा, है ना। इन दोनों के डायरेक्शन रेशो के प्रोडक्ट का सम 0, तो 3a, है ना, प्लस 8b -5c इक्वल्स टू 0। ये हो गई है हमारी इक्वेशन 2, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत होगी, ठीक है। और अगर रहती है तो प्लीज दोस्तों हमें बता दें, चिंता वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। ये आ गया। अब ये 2 इक्वेशन बन चुकी हैं हमारी एबीसी की फॉर्म में। यहां से हमें दोनों को सोल्व करके एबीसी की वैल्यू निकालनी है और यहां पुट करनी है और वही हमारा हो जाएगा आंसर। अब इन्हें कैसे करें, ठीक है। इन्हें करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है। 2 इक्वेशन को सोल्व करने के 4 मेथड होते हैं, आपको बता दिया था। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ग्राफिकली मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से करते हैं। इधर देखते हैं कोपचे में, ठीक है, कैसे करेंगे, ध्यान से देखते रहना बस। 101% समझ आएगा, ठीक है। 101%। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप समझ नहीं आए आपके। देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं, ए बी सी 3 है ना, 3 वेरिएबल है यहां पर, तो यहां लिखते हैं हम a अपॉन इक्वल्स टू, है ना, b अपॉन इक्वल्स टू c अपॉन इक्वल्स टू। तीनों वेरिएबल लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्योंकि हमने a लिखा है तो यहां से एक जो ये a वाले हैं ये हमारे क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, मतलब ठीक है, हाइड हो जाते हैं, ये समझ गए ऐसे। अब जो b वाले जो b के कोफिशिएंट है वो और c के कोफिशिएंट लिखते हैं केवल। यहाँ b का कोफिशिएंट 16 है, यहाँ ऐसे करके, और फिर इनकी ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, है ना। ये समझ गए हो, है ना। चलो लिखे देते हैं हम। अब ये a लिख दिया है तो यहाँ पर जो बचा है वो क्या बचा है, यहाँ पर b का कोफिशिएंट क्या है, -16, और यहाँ b का कोफिशिएंट क्या है, 8, यहाँ पर c का कोफिशिएंट क्या है, 7, है ना। यहां पर c का कोफिशिएंट क्या है, -5, ठीक है। अब यहां पर -b है, यहां पर +b है, तो इस बार b वाला हाइड हो जाएगा, ये वाला। तो क्या बचेगा, a का कोफिशिएंट, है ना, a का कोफिशिएंट, और यहां भी a का कोफिशिएंट 3 3, 7 -5, ओके, यहां इक्वल्स टू। अब c का देखते हैं, अब किसका देखते हैं, c का देखते हैं, c का, है ना। इस बार c के हाइड हो जाएंगे तो क्या बचा, 3 3 3 3 -16 8, -16 8। बताइए कोई दिक्कत, क्लियर है। चलिए अब हम यहां पर क्या करते हैं, देखो a अपॉन पहले ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रखना, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 5 जा 80 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 80, बीच में माइनस लगाते हैं। पहले ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में माइनस लगाते हैं, फिर ऐसे करते हैं, 8 7 जा 56,
कोई दिक्कत? अब b अपॉन बी वाले में क्या करते हैं, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखना, बी वाले में पहले ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे। तो 7 3 जा 21, बीच में क्या लगाते हैं, माइनस। अब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 5 3 जा 15, वो भी माइनस का, और यहां माइनस ऑलरेडी है तो वो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब सी वाले में आते हैं, सी अपॉन, है ना, यहां भी पहले ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रखना, केवल बी वाले केस में पहले ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऐसे करते हैं, बाकी ए और सी दोनों केस में पहले ऐसे ही मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। यहां भी पहले ऐसे करेंगे, तो 8 3 जा 24, बीच में माइनस, 16 3 जा 48, माइनस का, और माइनस ही है तो प्लस। कोई दिक्कत? क्लियर है? चलिए, तो क्या बचा फटाफट बताइए। a अपॉन, जब 80 में से 56 माइनस करोगे, है ना, तो क्या बचेगा, 24 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 56 में 4 जोड़ोगे 60 और 2 20, ठीक है, 24 बचेगा, बिल्कुल सही जवाब, है ना। इक्वल्स टू b अपॉन, दोनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, दोनों को प्लस करोगे तो 36, हाँ 36 आ जाएगा दोनों को प्लस करके, ठीक है, क्योंकि 6 और हाँ 36 ही आएगा। इक्वल्स टू सी अपॉन, इन दोनों को प्लस करोगे जब 8, ठीक है, 8 4 12 1, ठीक है, 5 और 2 7 72 आ जाएगा, ये आपका 72। यहां तक कोई दिक्कत? क्योंकि तीनों इक्वल हैं, तीनों को हम कैंसिल कर सकते हैं, है ना, तीनों को कैंसिल कर सकते हैं, किससे करें, ठीक है, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 और 12 6 जा 72, ओके। ये आ चुके हैं, इसका मतलब आपका ये बन चुका है a अपॉन 2 इक्वल्स टू b अपॉन 3 इक्वल्स टू c अपॉन 6, ओके, ये आ चुके हैं। अब ध्यान रखना, जो a के नीचे है वो a की वैल्यू मानी जाएगी, जो b के नीचे है वो b की वैल्यू मानी जाएगी, और जो c के नीचे है वो c की वैल्यू मानी जाएगी, है ना। इसका मतलब आपका a की वैल्यू 2 हो चुकी है ना, b की वैल्यू 3 हो चुकी है, और c की वैल्यू 6 हो चुकी है, ठीक है ना, ये। और हमें यही चाहिए था, बस हमें यही चाहिए था। अब ये वैल्यू कहां पुट करनी है, यहां पर, और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। कर दीजिए, लिख दीजिए, इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या, x माइनस 3 अपॉन 2, x माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू, है ना, y माइनस 4 अपॉन 3, y माइनस 4 अपॉन 3 इक्वल्स टू z माइनस 6 अपॉन 6, है ना, z माइनस 6 अपॉन 6, यही है आपका आंसर। दोस्तों प्लीज कमेंट जरूर करें, चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें, पर करें जरूर, ठीक है। क्वेश्चन वास्तव में बहुत अच्छा था, और 101% 99% उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही बिल्कुल स्लो मोशन में आपको ये क्वेश्चन समझाया है, पक्का समझ में आ जाना चाहिए था दोस्तों, ठीक है। तो प्लीज प्यारा सा कमेंट करें, हार्ट कर दीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, फैला दिए दोस्तों, ठीक है। ओके, कल फिर मुलाकात करते हैं, आपका अपना साथी अजय कुमार, धन्यवाद।